तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पुनः यशबी केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज हम एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित होगा। उसका कुछ बचा हुआ रिएक्शन करेंगे और हम उसके बाद दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना विलंब करते हुए आगे बढ़ते हैं। यशबी केमिस्ट्री क्लासेस आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल टाइम के लिए प्रेस करेंगे। यही हमारे लिए आपका योगदान होगा। हम विश्वास दिलाते हैं निश्चित रूप से केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर टॉपिक का डाउट और हर टॉपिक को हम बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तब हम चलते हैं। कुछ हमने रिएक्शन करवा दिया था एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ और रिएक्शन पर देखते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पर चलते हैं। तो एल्किल हैलाइड का अगला रिएक्शन हम देखिए करवाने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए हम लेते हैं एक एल्किल हैलाइड, आर को कहते हैं एल्किल और एक्स को कहते हैं हैलाइड। आर एक्स मतलब एल्किल हैलाइड। अब हम रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। सोडियम मतलब Na, हाइड्रो का संबंध यहाँ हाइड्रोजन से, सल्फाइड का संबंध यहाँ यस से। तो यहाँ पर यस और एच ये जो है ऋण आवेशित होते हैं और यक्स यहाँ पर ऋण आवेशित होता है, ये धनावेशित होता है और ये धनावेशित होता है। होता तो नहीं है, जब ये बंध टूटता है तो हैलाइड अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है, तो ये माइनस बनता है और ये प्लस बनता है। इसी प्रकार सल्फर अधिक ऋण विद्युतीय होने के नाते और सोडियम अधिक धन विद्युतीय होने के कारण जब सल्फर और Na के बीच जब बंध टूटता है तो इस पर एक माइनस आवेश हो जाता है और इस पर प्लस आवेश हो जाता है। अगर बंध को यहाँ पर देखें, बंध को तो देखिए N, S और H ऐसे होता है। N, S और H ऐसे होता है। सल्फर दो बंध बनाता है। तो जब एक बंध सल्फर बनाता है तो उस पर एक माइनस रहता है, जब इनके बीच बंध टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, तो इसलिए SH माइनस में मिलता है। अब क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल, हर ऋण आवेश को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इनको हटा देगा। तो बनेगा क्या, RSH प्लस NaX बन जाएगा। RSH प्लस NaX बन जाएगा। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि माइनस को नाभिक स्नेही कहते हैं और इसको भी नाभिक स्नेही कहेंगे। एक नाभिक स्नेही आया और दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया, इसलिए ये भी अभिक्रिया का प्रकार जो होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार ही होता है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, अगर ROH रहता तो इसका नाम होता एल्कोहल। अगर ऐसा है तो इसका नाम हो जाता है थायो एल्कोहल। ये इसका नाम थायो एल्कोहल होता है। थ्योरी कैसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर थायो एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म थायो एल्कोहल एज ए मेन प्रोडक्ट एंड Na सोडियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट।
ये बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद माना जाता है इसे। कुछ और रिएक्शन इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं CH3, R की जगह पे X की जगह पर कोई हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो हम Cl ले लिए और ये Na और ये है SH, ऐसे रहता है ये। आप रिएक्शन को एक तरीके से और देख सकते हैं, इन दोनों का ऐसे ऐसे करके बाहर निकाल दें तो ये SH आकर के CH3 पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। तो CH3 SH प्लस NaCl, methyl chloride, this the name of this compound is methyl chloride, इसका नाम methyl chloride, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसे कह सकते हैं CH3S, मतलब मेथिल थायो एल्कोहल में। तो ये भी थायो एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल नाम होता है लेकिन थायो एल्कोहल लग जाता है, THIOALCOHAL, थायो एल्कोहल। यहाँ पर चाहेंगे तो मेथिल भी लगा देंगे, मेथिल थायो एल्कोहल बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का ही एक अभिक्रिया है। अब हम इसे हटाते हैं और अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखिए क्या है। साइनाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड की नाइट्रेट के साथ हम कराते हैं। साइनाइड के साथ हमको लगता है इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया हो चुका है। नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3, इस पर एक माइनस होता है, यही माइनस खत्म हो जाता है जब कोई धन आवेश आ जाता है, तो इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। अगर हम यहाँ K लगा दें तो ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अगर यहाँ R लगा दें और NO3 लिख दें तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल नाइट्रेट, नाइट्रेट। अगर हम CH3 लगा दें और NO2 लगा दें तो इसका नाम हो NO3 लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल नाइट्रेट। इस तरह से ये नाम बनता है एथिल नाइट्रेट। अब हम चलते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने। किसका? एल्किल हैलाइड का। रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ सोडियम नाइट्रेट, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ सोडियम नाइट्रेट। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX। इसे रिएक्शन करा देते हैं NaNO3 से। NO3 माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, यहाँ माइनस ये होता है, ये प्लस बनता है। अब रिएक्शन कैसे होगा? ये माइनस वाला आएगा और इस माइनस को हटाएगा, इसकी जगह चले जाएगा, तो ये बन जाएगा RNO3 और प्लस NaPX। इसका नाम क्या होगा? एल्किल नाइट्रेट बन जाएगा। और इसका नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं नाइट्रेट, और ये एल्किल हैलाइड, सोडियम नाइट्रेट। इसको थ्योरी कैसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्रेट के साथ कराने पर एल्किल नाइट्रेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तब कैसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट टू फॉर्म एल्किल नाइट्रेट एज ए मेन प्रोडक्ट एंड सोडियम हैलाइड एज ए बाई प्रोडक्ट। ऐसा आप खोज करके वीडियो को रोक करके जैसा चाहेंगे वैसा लिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए ये काम करेगा। अब चलिए हम R की जगह कुछ और ले लेते हैं, C2H5। X की जगह हम इस बार Br ले लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं Na और NO3।
आप रिएक्शन को इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसे Na Br एक साथ हो जाएगा और NO3 यहाँ पर आकर के लग जाएगा, C2H5NO3 और प्लस NaBr, ये लाइन हम लिख देते हैं NaBr। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्रेट, और वो सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, और ये सोडियम नाइट्रेट है और ये क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट टू फॉर्म एथिल नाइट्रेट एज ए मेन प्रोडक्ट। तो ये नाम लिख लेंगे और नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो चुका। अगर हम कहें कि नहीं KNO3 से रिएक्शन कराना है तो देखिए RX प्लस KNO3, फिर वही रिएक्शन होगा, उसी तरह का X और K बाहर निकल जाएंगे और RNO3 बन जाएगा और KX बन जाएगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट के साथ कराने पर एल्किल नाइट्रेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और पोटेशियम हाइलाइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। अगर हम चाहते हैं K की जगह पर और दूसरा कोई कर लें तो RX प्लस AgNO3 कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, फिर से वही X और Ag बाहर निकल जाएंगे और RNO3 मिल जाएगा और प्लस AgX बन जाएगा। कुल मिला जुला करके धातु के सोडियम नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएं, ये सब धातु है, Na धातु है, K धातु है और क्या है, Ag धातु है, ये सब धातु है। तो एल्किल हैलाइड की धातु नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल नाइट्रेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह से नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया होती है। अब हम चलते हैं, ये तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने देखा अभी तक। अब हम दूसरे प्रकार के रिएक्शन पर चलते हैं। हमने शुरू में ही बताया था एल्किल हैलाइड तीन प्रकार की अभिक्रिया देता है। पहला अभिक्रिया क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा क्या था, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया इंग्लिश में ELIMINATION, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम एक प्रकार का रिएक्शन देख चुके हैं, दूसरे प्रकार पर चलते हैं और एक और देखा जाएगा, तीसरे प्रकार का होगा धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। तो हम दूसरे प्रकार की अभिक्रिया अब हम देखने चल रहे हैं, बाकायदे बढ़िया से आज हम लोग इसको समझेंगे, विलोपन अभिक्रिया को, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो इसे हम मिटाते हैं, हटाते हैं, और आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे। आप एसबी केमिस्ट्री क्लासेस पर विश्वास रखें, आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम अवेलेबल कराएंगे। अभी वीडियो कम बन रहा है, जब हमारा आप स्वास्थ्य देंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तब ये वीडियो और तेजी से बनने लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं एल्किल हैलाइड की दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, जिसे कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं भी लिख सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो ध्यान दें, एलिमिनेशन का मतलब होता है, विलोपन का मतलब होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकल करके हट जाना, फिर से जुड़ना नहीं, निकल जाना, हट जाना। तो सबसे पहली बात, इसका पहला पॉइंट नोट करेंगे, क्या है, इसे डी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया
अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोहाइलोजनीकरण मतलब दिस रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। अच्छा, बी का क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है निकलना, निकलना, गायब होना, होना, हट जाना, हटना आदि, ये होता है बी का मतलब। हाइड्रो का यहाँ संबंध किससे है? हाइड्रो का संबंध यहाँ हाइड्रोजन परमाणु से है। हाइड्रोजन परमाणु से है। और हाइलोजनी का मतलब हो गया, हाइलोजनी का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु से, परमाणु से। तो ये बात स्पष्ट कर रहा है कि एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का निकल जाना ही विहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस बात से ऐसा लग रहा है कि इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं क्या? किसी एल्किल हैलाइड से किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का निकलना ही विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु निकलता है तो बनता क्या है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं CH को हम ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर लगा दे X, यहाँ पर लगा दे H, और CH3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। कार्बन को 4 बंधन चाहिए, तो 4 4 सबका बंध है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से है और एक ये और एक ये, 2 2 4। यहाँ पर दिख ही रहा है, यहाँ 3 हाइड्रोजन से है और ये कि 4 बंध होता है। 4 बंध ही बनाता है, 4 से कम भी नहीं बनाता है कार्बन और 4 से अधिक भी नहीं बनाता है। अब इसे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं थोड़ा और वीक बेस लगाते हैं, दुर्बल क्षार। ये दुर्बल क्षार की उपस्थिति में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, विलोपन अभिक्रिया होता है। तो ऐसा करने से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन के परमाणु हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो ये बचता है एक हमारे पास कुछ इस तरह का CH2 प्लस रिएक्शन बचता है। अब हाइड्रोजन के पास 1 1 2 और एक 3 बंध रह गया। इस हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन से और एक 3 बंध रह गया, तो 3 बंध रहेगा नहीं, तो ये अपने आप एक नया बंध बना देता है। ऐसे को जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, युग्म बंध होता है, उसे कहते हैं एल्कीन। एल्कीन का निर्माण होता है, विलोपन अभिक्रिया से क्या बनता है? एल्कीन का निर्माण होता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, युग्म बंध आ जाए, तो उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो ये कैसा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसे क्या है? इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया का, एलिमिनेशन अभिक्रिया का एक खास लक्षण होता है कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, अर्थात एल्कीन का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। तो इसकी खास बात क्या हो गया? इस अभिक्रिया में एल्कीन मतलब असंतृप्त यौगिक बनता है। तो इन दिस रिएक्शन एल्कीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। ये इंग्लिश में। अब इसके बारे में कुछ हम और बातें सीखते हैं और बातें को सीखते हैं। तो चलिए इसे हम हटाते हैं, इसे खोज करके नोट करेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। अभी हम
ये दूसरे पॉइंट पर है। तो विलोपन अभिक्रिया आप बेहतर ढंग से समझेंगे, इसकी हर बात हम क्लियर करेंगे। विलोपन अभिक्रिया की खास बात क्या है? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक बनता है, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस रिएक्शन एल्कीन मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड एज ए मेन प्रोडक्ट। तो चलिए अगली पॉइंट पर देखते हैं। अगला पॉइंट इसका क्या होता है, जो कि होता है तीसरा। तो विलोपन अभिक्रिया कहते हैं कि विलोपन अभिक्रिया पहली बात ये जान लें, ये किसी क्षार की उपस्थिति में होता है, किसी क्षार की उपस्थिति में होता है, क्षार की उपस्थिति में होता है, ये भी जान लें। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस की उपस्थिति में होता है। अगली बात क्या है, यह अभिक्रिया उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है, मतलब लगभग मान के चलिए 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए आवश्यक होता है विलोपन अभिक्रिया के लिए। एलिमिनेशन दिस रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर मींस नियरली 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला इसकी खास बात क्या है, अगर उच्च ताप पर है मतलब गर्म करने पर होता है, गर्म करने पर वही अभिक्रिया होता है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यह अभिक्रिया मतलब विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक को संबोधन है हिंदी में उष्मा शोषी कहते होंगे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसकी एक और खास बात देखिए क्या है, यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? पहले को कहते हैं E1 अभिक्रिया और दूसरे को कहते हैं E2 अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक होता है E1 अभिक्रिया और एक होता है E2 अभिक्रिया। तो E1 और E2 में क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही बनेगा? हाँ, इन दोनों का मुख्य उत्पाद क्या होगा? एल्कीन होगा, एल्कीन ही होगा, मुख्य उत्पाद एल्कीन ही होगा। तो नाम क्यों E1 E2 पड़ा? इसलिए नाम E1 E2 पड़ा कि कंडीशन दोनों का थोड़ा अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन के द्वारा ये बनते हैं, इसीलिए इनका दो नाम पड़ गया E1 और E2 अभिक्रिया। मुख्य उत्पाद एल्कीन ही प्राप्त होगा। इसमें भी एल्किल हाइड्राइड से, इन दोनों में एल्किल हाइड्राइड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु निकलता है और एल्कीन का निर्माण होता है। सिग्मा बंध टूटते हैं और पाई बंध का मुख्य रूप से निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम E1 अभिक्रिया को बारीकियां समझते हैं, E1 अभिक्रिया को अच्छे से समझते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं, साफ करते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया एक बार और सुन लें। विलोपन अभिक्रिया किसी क्षार की उपस्थिति में होगा। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ बेस, यह अभिक्रिया उच्च ताप पर होता है। दिस रिएक्शन अकर एट हाई टेम्परेचर नियरली 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक होता है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। these are of two types, E1 reaction and E2 reaction।
एलिमिनेशन 1 रिएक्शन, एलिमिनेशन 2 रिएक्शन। क्यों E1 E2 पढ़ा, ये भी हम आगे अब बताने जा रहे हैं और इसमें अंतर भी जानेंगे क्या अंतर होता है। प्रोडक्ट तो एल्कीन ही बनेगा इन बोथ रिएक्शन। तो E1 पर अब हम चलते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना लाइक करते हैं उतने से हमारा मन और आगे बढ़ता है, हमें हिम्मत मिलता है, आगे हम और लेक्चर बनाने में थोड़ा मन से बना पाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं E1 अभिक्रिया पर, हेडिंग डालते हैं E1 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया की खास बातें क्या है? अभी तक जो खास बातें बताए हैं वो क्या था, वो दोनों के लिए था। अब उसी में से कुछ अंतर कर देंगे तो एक E1 हो जाएगा और एक E2 हो जाएगा। E1 की खास बात देखिए क्या है, यह अभिक्रिया दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होगा। यह अभिक्रिया दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होगा। दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस की उपस्थिति में होगा। ये इसकी खास बात है। तो E2 अभिक्रिया कब होगा, तो वो स्ट्रांग बेस की उपस्थिति में होगा, प्रबल क्षार की उपस्थिति में होगा। इसकी और खास बातें देखिए, पढ़ते हैं हम इसकी अन्य खास बातें। इसका अन्य खास बात यह है कि यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होता है, दो पदों में पूर्ण होता है। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। तो SN1 अभिक्रिया भी तो दो पदों में पूर्ण होता है। हाँ, उसी के समान है। SN1 और E1 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहीं पर लिख देते SN1 अभिक्रिया भी दो पदों में पूर्ण होता है, वो भी दो पदों में पूर्ण होता है। इसकी और खास बात देखिए क्या है, पहले पद में हाइड्रोजन का परमाणु बाहर निकलेगा, निकलता है हाइड्रोजन का परमाणु। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम्स लीव आउट। हाइड्रोजन का परमाणु जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर थोड़ा देख लें क्या होता है। CH3CH2 और यहाँ पर लगा दे H, यहाँ पर लगा दे X। देखिए एल्किल हैलाइड इसका नाम है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है एक तरह से ये कहा जाए। तो हाइड्रोजन का पहले निकलेगा एटम, बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, यहीं पे लिखते हैं -X। तो देखिए CH3CH और CH2 और ये H। तो हाइड्रोजन का परमाणु जब निकलता है तो हाइड्रोजन के बारे में हम बार बार बता चुके हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं। तो जब ये बंध टूट करके बाहर निकलते हैं तो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले करके निकलते हैं, तो ये माइनस बन जाता है और जैसे ही ये माइनस बनता है तो इस पर आ जाता है प्लस। तो पहले पद में यही होता है, हाइड्रोजन का परमाणु बाहर निकलता है तो एक कार्बोधनायन मतलब कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। और SN1 अभिक्रिया की खास बात यही था कि उसके भी पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण हुआ था और इसमें भी कार्बोकेटायन बन रहा है। अगला पॉइंट है, इसके पहले पद में कार्बोधनायन मतलब कार्बोकेटायन माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। रूप में बनता है, माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनता है। कार्बोकेटायन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो SN1 में भी यही होता था कि SN1 में भी माध्यमिक उत्पाद कार्बोकेटायन बनता था
अगली बात देखिए क्या है, इसका पहला पद बहुत मंद वेग से होता है, मंद वेग से होता है, से होता है। अतः इस पद को अभिक्रिया वेग निर्धारण पद कहते हैं। अभिक्रिया वेग निर्धारण पद कहते हैं। RDS, rate determining step. The first step of this reaction occur by very slow speed, and this step are also known as rate determining step. इसी पद से अभिक्रिया का दर डिटरमाइन किया जाता है कि इसका क्या स्पीड होगा बनने का अथवा क्या बिगड़ने का स्पीड होगा। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगले हम पॉइंट पर चलते हैं, इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो ये नोट करते चलेंगे। आज एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब 100% आप समझेंगे। इंटरमीडिएट का तो कवर होगा ही, इसके आगे नीट में और मेडिकल में जो भी एग्जाम होता है उसके लिए भी आपको कवरेज मिल जाएगा। इंग्लिश लिख नहीं रहे हैं, इंग्लिश बोल दे रहे हैं, क्योंकि लिखने में दोनों लैंग्वेज को लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं। हिंदी वाले देख लेंगे इससे, इंग्लिश वाले हमारी आवाज़ को सुन करके अपने नोट्स बना लेंगे। प्योर इंग्लिश का लेक्चर कभी बनेगा, अब एक अगले साल से जो बनाएंगे, एक बार एक सीरीज पूरा हो जाएगी तब हम जो बनाएंगे तो 100% उसमें इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में कहेंगे तो आपका अगर कोई ज़रूरत कोई पड़ा तो कहेंगे तो उसमें हिंदी वर्ड यूज ही नहीं किया जाएगा, पूरा 100% इंग्लिश में ही लेक्चर होगा। अगर आवश्यकता आपको लगी तब बताइएगा। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बात हमने बताया था, अगला पॉइंट पता नहीं कौन है, हम मान लीजिए 6 पॉइंट नोट कर रहे हैं। एक बात हमने बताया था, एक बात बताए थे कि कार्बोथेनाइन जो होते हैं, कार्बोकेटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसके बारे में बताए थे। अगर नहीं याद है तो थोड़ा हम याद दिला देते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में जब जाएंगे तो उसमें मिलता रहेगा, कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में बताया गया है कि कार्बोथेनाइन की स्टेबिलिटी किस आर्डर में होती है। तो देखिए एक बात सुने, ये CH3 और ये CH2 और ये है कार्बोथेनाइन, इसे भी कार्बोकेटाइन कहेंगे। और ये CH3 एल्किल समूह कहते हैं, इसे एल्किल समूह, इसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहेंगे, कार्बोकेटाइन। एक बात जान लीजिए, ये केटाइन क्यों पड़ा, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश को ही धनायन या केटाइन कहते हैं। आवेश जितना मजबूत रहेगा, जितना ताकतवर रहेगा, उतना जल्दी ये रिएक्शन करेगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। जितना जल्दी रिएक्शन उतना स्टेबिलिटी उसकी कम। अगर ये आवेश धनायन या धनायन कम ताकतवर रहता, रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट लेता, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती, स्थायित्व बढ़ जाता। तो कब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कब घटेगी, तो देखें, एल्किल समूह को कहते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये एल्किल समूह अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है और जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस का प्रभाव घटता जाएगा, प्लस का प्रभाव घटता जाएगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे देता है, थोड़ा बहुत पुश करता है, जिससे इसके प्लस की ताकत घट जाती है। 1 डिग्री की ताकत ज़्यादा घटेगी कि 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री ये होता है। इससे आप डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री। ऐसे जिस कार्बन पर प्लस लगा है उससे 2 एल्किल समूह जुड़ा है, तो समझ लीजिए 2 डिग्री है, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री है। तो ये इधर से और ये इधर से, बताइए प्लस की ताकत और घट जाएगी कि नहीं, मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक और देख लें, CH3 CH3 और ये CH3, ये भी प्लस। अब इसमें बताइए, ये आवेश को ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करेगा और इसकी ताकत और कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी देखिए यहाँ लिख रहे हैं,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इधर देखिए बढ़ रहा है। तो 1 डिग्री कम स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल। अब सुनिए, प्रोडक्ट हमेशा जो उत्पाद बनते हैं वो निश्चित रूप से स्टेबल उत्पाद ही बनना चाहेंगे, अनस्टेबल उत्पाद कभी बनना नहीं चाहता है। स्टेबल उत्पाद बनना चाहता है, अनस्टेबल उत्पाद नहीं बनना चाहता है। तो कार्बोकेटाइन का निर्माण अगर होगा भी तो किस तरह के कार्बोकेटाइन का उत्पाद में बनना चाहेगा, ये, क्योंकि ज्यादा स्टेबल ये होता है, स्टेबल उत्पाद बनना चाहिए। इस तरह का कार्बोकेटाइन कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा, तो ये सोचे जरा, अपने से भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं CH3CH और यहाँ ले लें Cl और यहाँ ले लें CH3। देखिए, तो ये जब निकलेगा यहाँ से तो यहाँ पर धन आयन आ जाएगा, तो ये 2 डिग्री हुआ कि नहीं, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड था, तो इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर यही एक और हाइड्रोजन हटा करके यहाँ CH3 लगाए होते तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता और इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता। अर्थात एक बात क्लियर हो चुका है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर हमारे पास हो तो हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, इवन रिएक्शन जो है, एक ऐसी रिएक्शन है, SN1 भी यही है, इवन रिएक्शन ऐसा है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, माध्यमिक उत्पाद। तो जो कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा इसका रिएक्शन कि होगा कि नहीं होगा। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो निश्चित रूप से ये रिएक्शन अच्छा से होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बनने वाला है, वो स्टेबल बनने वाला है, उधर जाना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। तो इसकी अगली खास बात हमें पता चल चुका है कि ये रिएक्शन, ये कौन सा एल्किल हैलाइड इस तरह की इवन रिएक्शन को अच्छा से देगा, तो हमें पता चल चुका है। तो लिख रहे हैं हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इवन रिएक्शन, इवन अभिक्रिया अच्छी प्रकार देंगे, अच्छी प्रकार देंगे, अच्छी प्रकार देंगे। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इवन अभिक्रिया अच्छी प्रकार देंगे। तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड गिव बेटर इवन रिएक्शन। अच्छा प्रकार से ये दे सकते हैं अभिक्रिया। क्यों देते हैं, क्योंकि हमें 3 डिग्री कार्बन धन आयन मिल जाता है। अब अगली बात देखिए, अगला स्टेप जो होता है इसका दूसरा पद तीव्र वेग से होता है, तीव्र वेग से होता है। इस पद में दुर्बल क्षार द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है। और एल्कीन का निर्माण होता है। देखिए दूसरा पद कैसा है, दूसरा पद तीव्र वेग से होगा। द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड इन दिस स्टेप वीक बेस हेल्प टू रिलीज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन इज प्रोसीड। तो यहाँ पर एल्कीन का निर्माण हो जाता है। अब दूसरा स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें यहाँ पर मिल चुका है CH3 C यहाँ H और यहाँ लिख दें CH2 और यहाँ लगे हमने H और ये है कार्बन। ये पहले पद में बना था कार्बन, और दूसरा पद में आ जाएगा वीक बेस, दुर्बल क्षार। तो ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन यहाँ से भी बाहर निकल सकता है, यहाँ से भी 3 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ भी, किधर से भी एक निकल सकता है। ये बन जाएगा CH3 C और
यहाँ बन जाएगा CH2, हाइड्रोजन निकलता है तो प्लस आवेश के रूप में निकलता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये बंद बन जाता है और इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये दूसरा पद में एल्कीन का निर्माण हो जाता है। हम एक रिएक्शन को लेते हैं और दोनों स्टेप को एक साथ अब समझाने का कार्य करते हैं। तो इसे नोट करेंगे। तो दिस इज द कार्बोकेटाइन and in the presence of weak base this hydrogen leave out and the formation of alkene is occur here. So now I am going to an example in which we show both the step of elimination reaction. अच्छा, एक बात तो हमने बताया नहीं, E1 क्यों नाम पड़ा, और एक चीज और बता दें, दुर्बल क्षार कौन होगा, प्रबल क्षार कौन होगा, इस बात को बता करके तब हम एक उदाहरण पर चलते हैं। तो E1 क्यों नाम पड़ा, इसकी एक खास बात है, यह इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग जो होता है एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब ROR मतलब अभिक्रिया वेग, इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड, द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये है एल्किल हैलाइड, बड़े ब्रैकेट में घेर देते हैं, तो इसे कहते हैं सांद्रता। तो इसे इंग्लिश में सुन लें, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्किल हैलाइड, टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इस तरह से ये मिल जाता है। ROR को हम लिख सकते हैं कि, और यहाँ RX लिख सकते हैं ऐसे। इसे कहते हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहते हैं। अब सुनिए, अभिक्रिया वेग केवल एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम E1 पड़ा। अगर ये दुर्बल क्षार के सांद्रता पर भी इसका अभिक्रिया वेग निर्भर करता तो इसका नाम E1 नहीं पड़ता, तब इसका नाम E2 पड़ता। केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है इसका वेग, इसका मतलब है कि ये E1 है। इसकी सांद्रता को हम 2 गुना कर दें, अभिक्रिया वेग और तेजी से होने लगेगा, 2 गुना तेजी से होने लगेगा, जल्दी से अभिक्रिया हो जाएगा। 3 गुना कर दें, अभिक्रिया वेग 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया वेग निर्भर कर रहा है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, केवल एक अणु की सांद्रता पर, इसीलिए इसे E1 रिएक्शन कहा गया, E1 अभिक्रिया कहा गया। अच्छा, एक बात और, आणविकता, इस अभिक्रिया की आणविकता भी देख रहे। इस अभिक्रिया की आणविकता 1 होती है या प्रथम होती है। Order of reaction is first. This reaction is first order reaction. This reaction is an example of first order reaction. तो ये अभिक्रिया का आणविकता जो होता है, अभिक्रिया की कोड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। आणविकता भी एक हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी भी एक ही होगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से ये सारी बातें होती है। अब एक चीज और बता दें, दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होता है, तो दुर्बल क्षार कौन होता है? दुर्बल क्षार, तो देख लें, H2O बिहेव एज वीक बेस एट हाई टेम्परेचर। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दुर्बल क्षार होता है। और कौन? एल्कोहल भी, CH3OH, ये भी दुर्बल क्षार है, ये भी दुर्बल क्षार है। कब? जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, 50 से 60। C2H5OH, ये भी दुर्बल क्षार है। अल्कोहल दुर्बल क्षार है, और अल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह भी बिहेव करता है, दुर्बल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। कब? जब टेम्परेचर कम रहेगा, तब जब टेम्परेचर कम रहेगा तब ये दुर्बल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, और टेम्परेचर अधिक रहेगा तो ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। बस 2-4 मिनट और इस E2 रिएक्शन को हम अगले
अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल एक देख लिया जाए पहले तब। तो चलिए हम अब इवन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतर एग्जाम्पल, जैसे आप पूरी बातें अब एक ही बार में समझ लें। विश्वास रखें, नीट जो मेडिकल है और बोर्ड एग्जामिनेशन है, वो दोनों को कवर करता हुआ ये लेक्चर बन रहा है। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हमारा साथ दिए तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3CH H को हम ऐसे यहाँ रख देते हैं, और ये CH2 और ये H। In the first step we heat it, then X is leave out, यहाँ से X बाहर निकल जाता है, X बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 पहले पद में in the first step CH3CH और ये CH2 और ये H, और यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, दूसरे पद में होता क्या है, CH3CH CH2 H और ये H। अब आता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या हो सकता है, H2O हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये दुर्बल क्षार है, उच्च ताप भी है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो CH3 और CH और ये हो गया CH2, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन और X दोनों मिलकर के बना लेंगे यहाँ HX बाहर निकाल दें, HX बाहर निकाल दें। ये HX वहाँ प्लस करके दिखा सकते हैं या तीर के नीचे माइनस करके दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये दुर्बल क्षार है और उच्च ताप है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम यही रिएक्शन ऐसे करवा देते हैं, इसके बाद CH3CH थोड़ा सा और देख लें, CH2H, और यहाँ कर देते हैं लो टेम्परेचर, और क्या लिख लें, यही क्षार H2O। अब ये H2O क्या है, H और OH के रूप में भी होता है। तो ये क्या है, नाभिक से नहीं है, और जो X निकला था वो भी नाभिक से नहीं था, तो ये OH जाकर के प्लस पर जुड़ जाएगा, और CH3CH यहाँ 2H और यहाँ पर OH आ गए, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये प्रोडक्ट किसका है, SN1 का मैकेनिज्म है, और ये क्या है, SN2 का मैकेनिज्म है। तो SN1 और SN2 लगभग साथ साथ चलते हैं, एक ही जैसा होता है, बस अंतर यह होता है कि लो टेम्परेचर का दिया जाता है, तो H2O नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने लगता है, दुर्बल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करने लगता है, और हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो यही H2O दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करने लगता है। जब दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है तो इवन रिएक्शन देता है, तो प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, और नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है लो टेम्परेचर पर, तो यही रिएक्शन SN1 वाला रिएक्शन हो जाता है, तब एल्कोहल का निर्माण होता है। बस इसी पर रुकते हैं। अब E2 रिएक्शन हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए आपका एक बड़ा योगदान होगा। हम बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करें, हम पर विश्वास करिए। धन्यवाद।